धम्म धम्म धम्म। जल्द ही दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। चरमराहट। 3 आकृतियां दरवाजा खोलकर अध्ययन कक्ष में घुस आईं। वे थे बया, बेली-यान और मोमेंग। युवा मास्टर। उन तीनों ने किन यी को प्रणाम किया। युवा मास्टर, ये कौन है? उन तीनों ने तुरंत देखा कि हुओ क्यूबिंग किन यी के बगल में खड़ा है। वे तीनों अचंभित हो गए और तुरंत घबरा गए। उनमें से बया सबसे अधिक घबराया हुआ था। इस व्यक्ति की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद काफी समय से इस कमरे में था। चाहे अभी हो या अभी, भैया को इस व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास नहीं हो सका। उनकी आभा और उपस्थिति चरम सीमा तक दबा दी गई थी। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो भैया और अन्य 2 लोग विश्वास नहीं करते कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि इस व्यक्ति की ताकत उन तीनों से कहीं अधिक थी। अब ऐसा विशेषज्ञ किन यी के पास खड़ा था। जब वे किन यी के इतने करीब थे तो वे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित क्यों नहीं थे? मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये वही जनरल है जिसे मैंने हाल ही में भर्ती किया है। हुओ क्यूबिंग, जनरल हुओ। उद्धरण चिन्ह। किन यी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए उसने हुओ क्यूबिंग का उन तीनों से परिचय कराया। क्यूबिंग, ये 3 मेरे योग्य सेनापति हैं, भैया, बेली-यान और मोमेंग। किन यी ने हुओ क्यूबिंग की ओर रुख किया और एक-एक करके उन तीनों का परिचय कराया। नमस्कार, जनरल हुओ। ये सुनकर भैया और बाकी दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने झट से हुओ क्यूबिंग की ओर मुट्ठियां भींच ली। पता चला कि यह वही जनरल था जिसे उनके यंग मास्टर ने हाल ही में भर्ती किया था। तीनों ने मन ही मन राहत की सांस ली। जब तक वह दुश्मन नहीं था तब तक सब ठीक था। सच कहें तो बाया और अन्य 2 की ताकत के साथ उनमें अथाह हुओ क्यूबिंग के खिलाफ जीतने का आत्मविश्वास नहीं था। यदि हुओ क्यूबिंग दुश्मन था तो वे तीनों किन यी के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार थे। सौभाग्य से हुओ क्यूबिंग किन यी द्वारा नियुक्त एक अधीनस्थ था, इसलिए वे लड़ाई से बच सके। हुओ क्यूबिंग आप तीनों को नमस्कार करता है। हुओ क्यूबिंग ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली और जवाब दिया। उसी समय हुओ क्यूबिंग ने उन तीनों को स्वीकार करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। महामहिम के बगल में खड़े 3 लोग कमजोर नहीं थे। विशेष रूप से भैया की ताकत ने हुओ क्यूबिंग को आशंकित महसूस कराया। हुओ क्यूबिंग साफ तौर पर समझ गया था कि भैया कमजोर हालत में है। उसके शरीर में एक भयानक शक्ति छिपी थी और जब वह फूटी तो उसकी शक्ति से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली। जितने अधिक सैनिक होंगे, सैन्य व्यय उतना ही अधिक होगा। एक शहर की शक्ति से बहुत अधिक सैन्य व्यय का वहन करना असंभव था। यहाँ तक कि युवानजियांग शहर का मेयर भी 3000 सैनिकों का समर्थन करने में सक्षम था क्योंकि वह काफी लालची था। वह इतना लालची था कि उसने स्वर्ग को भी क्रोधित कर दिया। यही कारण था कि उनके पास इतनी बड़ी पारिवारिक संपत्ति थी कि वह 3000 सैनिकों का भरण पोषण कर सकती थी। अन्य शहरों के लिए 1 या 2000 सैनिकों का होना पहले से ही काफी अच्छा माना जाता था। लेकिन किन यी अलग था। हालांकि युवानजियांग शहर बड़ा था, वह ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका। केवल आधा साल ही बचा था इससे पहले कि किन यूजी को प्रथम राजकुमार द्वारा वांग परिवार के बेटे से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता। इससे पहले कि ऐसा हो, किन यी को अपनी ताकत बढ़ाने का कोई रास्ता खोजना था। तभी किन यी में शाही राजधानी में लौटने और किन यूजी और उसकी मां को बचाने की ताकत होगी। यदि 3000 सैनिक पर्याप्त न हो तो वह 4000 सैनिकों की भर्ती करेगा। यदि 4000 सैनिक पर्याप्त न हो तो वह 5000 सैनिकों की भर्ती करेगा। वो तब तक काम करता रहेगा जब तक कि भर्ती करने के लिए कोई न बचे। आप तीनों को सैन्य खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेयर के निवास की संपत्ति पहले ही बेच दी है। यह धनराशि 8000 सैनिकों के सैन्य व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त है। किन यी ने आत्मविश्वास से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसों की जरा भी परवाह नहीं थी। मेयर लियू की संपत्तियां और शानदार मेयर हवेली सभी को किन यी ने बैचों में बेच दिया। कुल मिलाकर किन यी ने 10,000 से अधिक सोने की सिल्लियां प्राप्त की। अब किन यी को ऐसे साहसिक शब्द कहने का आत्मविश्वास आ गया था। हाँ, युवा गुरु, तीनों ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। क्यूबिंग नेता होंगे, बेली और मोमेंग सहायक होंगे। किन यी ने कुछ देर सोचा और कहा। इस वाक्य ने निस्संदेह पुष्टि की कि हुओ क्यूबिंग उन तीनों में से नेता था। हाँ, युवा मास्टर। हालांकि हुओ क्यूबिंग और अन्य 2 को कोई आपत्ति नहीं थी। हुओ क्यूबिंग ने कुछ नहीं कहा और बेली-यान और मोमेंग को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हुओ क्यूबिंग की अथाह ताकत बेली-यान और मोमेंग के लिए हुओ क्यूबिंग का सम्मान करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा हुओ क्यूबिंग के चेहरे से पता चल रहा था कि वह उनकी उम्र का ही था या उससे भी बहुत छोटा था। वे दोनों ऐसी प्रतिभा से कैसे आश्वस्त नहीं हो सकते थे। चूंकि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये चीज भी दूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, किन यी ने एक वस्तु निकाली जो स्क्रॉल जैसी दिख रही थी। इस स्क्रॉल की सामग्री न तो सोना थी और न ही रेशम। यह अज्ञात था कि यह किस सामग्री से बना था। यह चमकदार सोने का था जिसके चारों ओर रहस्यमय हल्के चांदी के पैटर्न उकेरे गए थे। यह वस्तु काले बख्तरबंद घुड़सवार प्रशिक्षण संरचना थी जो उसने सिस्टम से प्राप्त की थी। यह सरणी है। यह वस्तु अजय घुड़सवार सेना को प्रशिक्षित कर सकती है जिसे ब्लैक आर्मर कैवेलरी के नाम से जाना जाता है। वे कुछ ही महीनों में एक सेना बना सकते हैं। किन यी ने हल्की मुस्कान के साथ गर्व से कहा जैसे ही उसने बेली-यान और मोमेंग की जलती हुई निगाहों को महसूस किया। वे कुछ ही महीनों में एक सेना बना सकते हैं। बेली-यान और बाकी सभी ने ठंडी सांस ली। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने किन यी के हाथों में संरचना के नक्शे को और भी जोश से देखा। वे कुछ ही महीनों में एक सेना बना सकते थे। इसका मतलब यह था कि यह संरचना मानचित्र एक शीर्ष स्तरीय संरचना मानचित्र था। एक संरचना मानचित्र के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण, एक अमूल्य खजाना। बेली-यान और मोमेंग ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के विचारों को समझा। चाहे वह किसी भी प्रकार का संरचना मानचित्र था, वे सभी अमूल्य खजाने थे। इसके अलावा दुनिया में ऐसे खजाने बहुत कम थे। स्वाभाविक रूप से वे अतुलनीय रूप से अनमोल थे और उच्चतम स्तर के तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हें अमूल्य खजाना कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना के गठन मानचित्र के साथ जिसका उल्लेख किन यी ने किया था, लौह बख्तरबंद सेना की ताकत निस्संदेह बड़े अंतर से बढ़ जाएगी। यह एक गुणात्मक छलांग होगी। वास्तव में इस गुणात्मक छलांग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्हें एक लड़ाकू बल बनाने में बस कुछ ही महीने लगेंगे। बेली-यान और मोमेंग ने शुरू में सोचा था कि किन यी के लिए गठन मानचित्र प्राप्त करना पहले से ही आसान नहीं था। हालांकि किसने सोचा होगा कि उन्होंने किन यी के हाथों में संरचना मानचित्र को कम करके आंका था। एक शीर्ष स्तरीय संरचना मानचित्र एक छोटे राजवंश के मूल्य के बराबर था। दूसरे शब्दों में किन यी के हाथों में गठन मानचित्र पहले से ही पूरे अनफॉलन राजवंश के मूल्य के बराबर था। किन यी के हाथों में ऐसा खजाना दिखाई देने से बेली-यान और मोमेंग के विचार और गहरे हो गए। किन यी के पीछे एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। हालांकि उन दोनों को यह समझ में नहीं आया कि किन यी को ऐसी पृष्ठभूमि के बावजूद इस स्तर पर क्यों पदावनत किया जाएगा। यद्यपि वे समझ नहीं पाए, लेकिन इससे उन्हें किन यी का अनुसरण करने के लिए और भी अधिक दृढ़ होने से नहीं रोका जा सका। इतना खराब भी नहीं। हुओ क्यूबिंग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ किन यी से संरचना मानचित्र लिया। हुओ क्यूबिंग जैसे व्यक्ति के लिए जो जीविका के लिए लड़ना पसंद करता था, उसके अधीन कोई सैनिक न होना सबसे पीड़ादायक बात थी। बेशक उनके लिए यह भी एक बड़ा अफसोस था कि उनके अधीन कोई मजबूत सैनिक नहीं था। इस समय वह कैसे खुश नहीं हो सकता था कि किन यी ने उसे इतने मजबूत सैनिक दिए थे। मैं निश्चित रूप से निराश नहीं करूंगा। युवा मास्टर, हम यंग मास्टर के लिए एक अजय घुड़सवार सेना को प्रशिक्षित करेंगे और यंग मास्टर के लिए क्षेत्र का विस्तार करेंगे। हुओ क्यूबिंग एक घुटने पर बैठ गया। वह इतना उत्साहित था कि उसके मुंह से लगभग महाराज शब्द निकल ही गया। तो फिर मैं आपके अच्छे समाचार का धैर्यपूर्वक इंतजार
करूंगा। बस किन यी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी और वह उदासीनता से मुस्कुराती रही। महाराज, ओल्ड मास्टर लियू हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। हॉल में गवर्नर के निवास का हॉल आलीशान नहीं था। इसका एक कारण यह भी था कि युवानजियांग शहर के पिछले गवर्नरों को गवर्नर लियू ने दबा दिया था। अब किन यी ने गवर्नर लियू को मार डाला था। हालांकि किन यी ने गवर्नर के भवन की सजावट में कोई बदलाव नहीं किया। किन यी को इन सांसारिक चीजों की परवाह नहीं थी, उसे अपनी ताकत की ज्यादा परवाह थी। इस समय गवर्नर के भवन के हॉल में एक बूढ़ा आदमी किन यी का इंतजार कर रहा था। इस बूढ़े के बाल सफेद थे और चेहरा जवान था। वह हृष्ट पुष्ट था। वहां बैठे हुए उसे बिना किसी गुस्से के गरिमा का एहसास हो रहा था। स्वागत है ओल्ड मास्टर लियू। किन यी आपसे मिलने नहीं आया। किन यी, जो अभी हॉल में दाखिल हुआ था, ने इस बूढ़े आदमी को पहचान लिया। हालांकि किन यी को ओल्ड मास्टर लियू की पोशाक देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने काले रंग का सरकारी चोगा पहना हुआ था। कॉलर पर लाल बादलों की कड़ाई थी जो उसके कानों के पीछे तक पहुंच रही थी। उसकी कमर पर गहरे नीले रंग का रिबन बंधा हुआ था। उन्होंने एक ऊंचा मुकुट पहना हुआ था। यह वही पोशाक थी जो ओल्ड मास्टर लियू अक्सर प्रधानमंत्री रहते हुए पहनते थे। ओल्ड मास्टर लियू कई वर्षों से अपने आधिकारिक पद से सेवानिवृत्त थे। आज बूढ़े मास्टर लियू ने फिर से अपना सरकारी चोगा पहना और उनसे मिलने आए। उनका इरादा क्या था? एक पल के लिए किन यी ओल्ड मास्टर लियू के विचारों को समझ नहीं सका। एक बूढ़े लोमड़ी की तरह जो दशकों से आधिकारिक पद पर था, उसने कभी भी अपने चेहरे पर अपनी भावनाएं नहीं दिखाई। किन यी को ओल्ड मास्टर लियू के चेहरे पर कोई संकेत नहीं दिख रहा था। महाराज, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस बार मैं आपको विदाई देने आया हूँ। बूढ़े मास्टर लियू ने बात को घुमा फिराकर नहीं बताया और सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बता दिया। विदाई? बूढ़े मास्टर लियू, आप कहां जा रहे हैं? किन यी चौंक गई और जल्दी से पूछा। आखिरकार ओल्ड मास्टर लियू इन्फॉलन राजवंश के प्रधानमंत्री थे और 2 राजवंशों के वरिष्ठ अधिकारी थे। यद्यपि ओल्ड मास्टर लियू कई वर्षों से सेवानिवृत्त हो चुके थे, फिर भी शाही दरबार में उनका प्रभाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। बूढ़े मास्टर लियू के हर कदम ने कई लोगों के दिलों को प्रभावित किया और किन यी कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा किन यी और बूढ़े मास्टर लियू के बीच एक समझौता हो गया था। अब किन यी बूढ़े मास्टर लियू के दामाद थे। किन यी के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों कारणों से इसके बारे में पूछना आवश्यक था। मैं एक पुराने मित्र से मिलने के लिए रॉयल कैपिटल जा रहा हूँ। बूढ़े मास्टर लियू मुस्कुराए और किन यी को समझाया। शाही राजधानी में वापसी। किन यी हैरान रह गया। वह जानता था कि मास्टर लियू ने राजा के शहर के कीचड़ भरे पानी से बाहर निकलने के लिए कितनी मेहनत की होगी। अपने पूर्ववर्ती किन यी की याद में ये भी उसके पूर्ववर्ती किन यी की वजह से था कि उसने गलती से ओल्ड मास्टर लियू की मदद की थी। उन्होंने ओल्ड मास्टर लियू को शाही राजधानी छोड़ने में मदद की और उसके बाद ही वे ओल्ड मास्टर लियू के संपर्क में आए। हालांकि इस समय एल्डर लियू शाही राजधानी लौटने वाले थे। किन यी को आश्चर्य क्यों न होता। शाही राजधानी अब कुछ वर्ष पहले की तुलना में और भी अधिक अराजक हो गई थी। महामहिम 9वें राजकुमार, आपने मेयर लियू को मार डाला और लोगों का दिल जीत लिया। यद्यपि यह एक अच्छा कदम है, लेकिन इसने प्रथम राजकुमार और अन्य लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया है, जिससे आप अधिक खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। बूढ़े मास्टर लियू ने सही बात कही और किन यी की वर्तमान स्थिति की ओर इशारा किया। किन यी चुप रही। जैसा कि ओल्ड मास्टर लियू ने कहा था, किन यी की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस दिन किन यी ने मेयर लियू की हत्या कर दी। यह बहुत ही खौफनाक लग रहा था, लेकिन असल में उसने खुद को बेनकाब कर दिया था। उन्होंने न केवल अपनी सहज अवस्था साधना को उजागर किया, बल्कि उन्होंने इस तथ्य को भी उजागर किया कि उन्होंने सहज अवस्था को तोड़ दिया था और एक आत्मिक ऊर्जा तूफान का कारण बन गए थे। बस ये 2 बातें निश्चित रूप से प्रथम राजकुमार की किन यी को मारने की इच्छा को बढ़ा देंगी। यहाँ तक कि तीसरे राजकुमार और 5वें राजकुमार, जो शाही राजधानी में प्रथम राजकुमार का सामना कर रहे थे, भी हस्तक्षेप कर सकते थे। आखिरकार किन यी, जिसने एक आत्मिक ऊर्जा तूफान पैदा किया था, उसके सच्चे सार ग्रैंड मास्टर के दायरे में कदम रखने की बहुत संभावना थी। एक ऐसे महामहिम जिनकी रगों में शाही खून बहता था और साथ ही उनमें इतनी प्रतिभा भी थी। यदि यह खबर शाही राजधानी तक फैल गई, तो ये सिंहासन की लड़ाई में प्रथम राजकुमार और अन्य लोगों के लिए और अधिक परेशानी का कारण बन जाएगी। आखिरकार अनफॉलन राजवंश और यहाँ तक कि तियानिया महाद्वीप में भी मार्शल कलाकारों का सम्मान किया जाता था। जब तक किन यी में ऐसी प्रतिभा थी, ये कई लोगों को सिंहासन पर चढ़ने के लिए उसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। चाहे जो भी विचार हो, प्रथम राजकुमार और अन्य लोग किन यी के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक प्रथम राजकुमार और शाही राजधानी के अन्य लोगों को इस समाचार का पता चलता, वे निश्चित रूप से उसे मार डालते। उनके लिए भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए किन यी को मारना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। और जब मैं शाही राजधानी जाऊंगा तो निश्चित रूप से प्रथम राजकुमार और अन्य लोगों का ध्यान महामहिम नवम राजकुमार की ओर आकर्षित करने में सफल हो जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि अपनी स्थिति के साथ मैं ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े मास्टर लियू मुस्कुराए और किन यी से कहा। किन यी को ओल्ड मास्टर लियू की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। ओल्ड मास्टर लियू की स्थिति को देखते हुए शाही राजधानी में उनका आना तूफान पैदा करने वाला था। प्रथम राजकुमार और अन्य लोगों का ध्यान ओल्ड मास्टर लियू पर अधिक होगा। आखिरकार ये सच था कि किन यी एक आत्मिक ऊर्जा तूफान पैदा कर सकता था, लेकिन बस इतना ही। किन यी कम समय में ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाएगी। भले ही किन यी अत्यंत प्रतिभाशाली हो, फिर भी एक ग्रैंड मास्टर के जन्म में काफी समय लगेगा। इस अवधि के दौरान किन यी उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सका। जहां तक ओल्ड मास्टर लियू का सवाल है, तो यह अलग बात थी। यदि वह ओल्ड मास्टर लियू को अपने पक्ष में कर लेता, तो निस्संदेह वह शाही दरबार के उन अनगिनत अधिकारियों को भी अपने पक्ष में कर लेता, जिन्हें ओल्ड मास्टर लियू का समर्थन प्राप्त था। प्रथम राजकुमार और राजकुमार तथा अन्य लोगों के लिए यह स्पष्ट था कि कौन कौन है। उस समय किन यी पर अधिकांश दबाव श्री लियू द्वारा साझा किया जाएगा। श्री लियू, आपको किन यी से क्या भुगतान चाहिए, कृपया मुझे बताएं। किन यी की आंखें भारी थी और वह चुप था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लियू ट ऑन द प्रिंस और ऑन द अदर ऑन लियू 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 पर्सन एस डाउन किंग्स ऑन द एस ऑन द एस।